बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेड डाटा बुक में वर्णित विभिन्न जीव प्रजातियों के प्रकारों का परिचय। मतलब जो रेड डाटा बुक है उसमें जो भी डिस्कवर्ड किए गई हैं वो कौन सी स्पीसीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो है, यहाँ प्राकृतिक आवासों में या नेचुरल हैबिटेट से विलुप्त होती प्रजातियाँ हैं या एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अपने प्राकृतिक आवासों से विलुप्त प्रजातियाँ जो मानव निर्मित संरक्षित स्थानों पर पाई जाती हैं उनको हम निम्न श्रेणी में रख सकते हैं। तो जैसे पहला है हमारा अब यहाँ पर हो गया पहला कि अपने प्राकृतिक आवास, मतलब उनका जो खुद का नेचुरल प्लेस होता है वहाँ से विलुप्त हो गई हैं, लेकिन उनको हम उठा कर के वहाँ से या कहीं हमें कोई स्पीसीज़ मिली और हमने उसको कंजर्व कर लिया है, एक्सटिंक्ट कहलाएगा इन द वाइल्ड। मतलब वो जंगल में कहीं तुम्हें मिलेगी ही नहीं वो स्पीसीज़, एक्सटिंक्ट किन्हें कहेंगे मतलब वो तुम्हें केवल, जैसे मान ली कोई चिड़ियाघर है, वहाँ पे कोई तुम्हें एनिमल मिल रहा है, इसके अलावा वो एनिमल तुम्हें किसी भी जंगल में कहीं भी तुम्हें मिलेगा नहीं, कहीं भी किसी भी प्लेस पे नहीं मिलेगा। केवल आपको जो मानव मेड प्लेस हैं, कंजर्व प्लेस हैं, जैसे कि नेशनल पार्क है या बोटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, वहाँ पर वो मिलते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। फ़िलहाल तो नेशनल पार्क जो है वो वाइल्ड में ही बनाया जाता है, इसलिए उसको हम ना लेकर के हम जूलॉजिकल पार्क या बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा कि अपने प्राकृतिक आवास से तो वो विलुप्त हो गए हैं, लेकिन मानव निर्मित जो कंजर्व प्लेस है वहाँ पर ही वो देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक जंगल है और ये एक घर है या चिड़ियाघर है, तो यहाँ पर शेर मौजूद है और यहाँ पर तो ये यहीं मिलेगा, बाकी का ये जो जंगल है, यहाँ जंगल है, कोई यहाँ जंगल, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। सो उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ बोलते हैं। क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ किन्हें कहते हैं, तो मतलब कि ऐसी स्पीसीज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, वो भविष्य में, ठीक है, इन फ्यूचर, मतलब उसकी ड्यूरेशन नहीं, मतलब बहुत जल्द ही 1 साल 2 साल या 5 साल में वो क्या होने वाली है, गायब हो जाएंगी। किसकी वजह से? अगर मतलब हमने अपना जो मानवीय हस्तक्षेप है, मतलब रोका टोका नहीं गया तो वो मर जाएंगी। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ किन्हें कहते हैं? यहाँ क्रिटिकल था, यहाँ एंडेंजर्ड। तो एंडेंजर्ड में ये है कि वहाँ लिमिट दे दी है कि 20 ईयर्स तक वो के बाद वो क्या हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं या नष्ट हो सकती हैं, वो जातियाँ गायब हो सकती हैं वो स्पीसीज़, अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया। तो ऐसी जातियाँ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आती हैं, और अगर उनका टाइम 20 साल से भी और जल्दी वो गायब हो सकती हैं तो उसको हम क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहते हैं। फिर है वल्नरेबल होता है, तो वल्नरेबल में मतलब ये होता है कि ऐसी प्रजातियां जो निकट या पास के भविष्य में अपने प्राकृतिक आवासों में संकटापन्न जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। तो अपने प्राकृतिक आवास में ही वो क्या हो रही हैं, गड़बड़ मतलब एंडेंजर्ड होने की या गायब होने की कगार पर प्रेजेंट हैं। संकटाग्रस्त जातियाँ किन्हें कहते हैं? संकटाग्रस्त नियर थ्रेटनेंट स्पीसीज़, ऐसी जातियाँ जो पाई तो जाती हैं, कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में इनका बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज़ कहते हैं। इस तरीके से ये इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका एक एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए कि एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है। तो इस एरिया में तो स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन इनकी स्पीसीज़ इस एरिया में इसमें और कहीं भी नहीं है। सो वही यहाँ पे बोला गया है कि कुछ क्षेत्रों में जबकि उनका अक्षय मतलब डैमेज हो चुकी है। यहाँ क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों के या वाइल्ड लाइफ के विलुप्त होने के रीज़न क्या हैं। तो सबसे पहले है कि पॉचिंग या शिकार हम बहुत ज़्यादा करते हैं वाइल्ड एनिमल्स का, इस वजह से पालतू जो पशु होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए हम इन सभी आदि का शिकार किया जाता था। स्नान जंतु विलुप्त होने लगे हैं क्योंकि ये जानवर जो है ना, ये खा जाते हैं हमारे पालतू पशुओं को, तो इनकी सुरक्षा करने के लिए हमें इनको मारना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ भी हो गई है। व्हेल जो है, ब्लू व्हेल, उसका जो फैट है ना, उसका यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक सामान बनाने में और सोप वगैरह बनाने में, तो इसलिए इसको भी मारा जाता है। जो स्किन होती है, खाल होती है, और फर होते हैं, फर जो जैसे मान लीजिए गिलहरी है उसके ऊपर जो रोम होते हैं, तो इन सब को प्राप्त करने के लिए
सॉरी, ऊदबिलाव बी वर्ड्स है, हिम तेंदुआ है, इन सभी को भी मारा जाता है। इसकी वजह से वो भी नष्ट होने की कगार पर खड़े हुए हैं। मॉरिशस में डोडो को भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। स्मारक चिन्हों को के लिए हाथी का दांत बनाता है। मृत प्राणियों का उपयोग करने के कारण भी संकटग्रस्त जाति श्रेणी में आ गए हैं। अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग किए जाने से भी जो है एनिमल्स को नुकसान होती है, या पानी जो है वो दूषित हो जाता है, उसको पीने से जंगली जानवर मर जाते हैं। ये सारे रीजंस हैं। इसके आगे चिपको आंदोलन, तो वनों से प्रेम का एक उदाहरण है। चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। तो उसमें क्या हुआ था कि सब पेड़ों को काटा जाता था, तो सारे उनने मतलब सब गांव वालों को शिक्षा दी और उनको बोला कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सारे के सारे पेड़ों से चिपक गए थे, इसलिए इसको हम चिपको मूवमेंट कहते हैं। तो यह स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम है। जैसे चिपको आंदोलन का अर्थ है हग द ट्री मूवमेंट, मतलब वो गले लगा लेते थे पेड़ों को, अर्थात वृक्षों का आलिंगन करना। इस आंदोलन का या इस रेवोल्यूशन का प्रारंभ हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के सड़क गढ़वाल के रैनी गांव में सन जो है 1970 में के प्रारंभिक दशक में हुआ था। लकड़ी के एक ठेकेदार को रैनी गांव से जुड़े एक वंश में से वृक्षों का काटने का ठेका मिला था। तो स्थानीय लोग, मतलब वहाँ पे जो लोग रहते थे, उन लोगों ने इस निर्णय का विरोध किया। उन्होंने कहा हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। स्थानीय निवासियों का मानना था कि वृक्षों को काटने से इस क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा। तो उनका तो बिल्कुल सही कहना था, ये तो होगा, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो तो डिस्टर्ब होगा ही। एक दिन जब गांव के सभी पुरुष काम के से बाहर चले गए थे, तो ठेकेदार के व्यक्तियों ने गांव आकर वृक्षों के काटने की तैयारी शुरू कर दी। तो गांव की महिलाओं ने गांव आकर वृक्षों के काटने की तैयारी करी। तो गांव की महिलाओं ने बड़े ही साहसिक ढंग से इस स्थिति का सामना किया। वह सब एकत्रित हो गईं और शीघ्र ही वन में पहुंच गईं तथा प्रत्येक स्त्री एक एक वृक्ष से अपनी बाहों में भर लिया एक एक पेड़ को। इस प्रकार से उन्होंने ठेकेदार के आदमियों को वनों को काटने से रोक दिया और उनको वहाँ से भगा दिया। तो ठेकेदार को अपने आदमियों के साथ गांव छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह स्वार्थी उद्योगपति जो वनों को सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए काटना चाहते थे, वह वनों के सानिध्य में रहने वाली जनजातियों जो वनों पर तो निर्भर हैं परंतु उनके संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध हैं के बीच स्पर्धा का ही या कंपटीशन का ही एक एग्जाम्पल है। प्राकृतिक संसाधनों या नेचुरल रिसोर्सेज के कंट्रोल में इस कंपटीशन में पुनः पूर्ति होने वाले संसाधनों का संरक्षण अंतर्निहित किया गया है। सो इसको सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक क्या होती है। तो वन्य जीवों को गायब होने से बचाने के लिए अनेक संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज अपने प्रकार की पहली एक संस्था है। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी। यह वन्य जीवों या वाइल्ड लाइफ से संबंधित अनुसंधानों तथा जागरूकता का कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य है मॉर्गस कार्यालय जो कार्यालय ऑफिस है वो मॉर्गस स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN हर तीसरे वर्ष एक सम्मेलन आयोजित करती है। यह संस्था सन 1963 से जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करती है। इस संस्था ने संसार भर के सभी जीव जातियों में 9 वर्गों में विभक्त किया। मतलब एक ऐसी बुक है, उस बुक में जो ऑर्गेनिज्म विलुप्त होने वाले होते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उसमें उनका नाम या विलुप्त हो चुके हैं या होने वाले हों, उसमें सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। मतलब आप अगर वो बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो खतरे में हैं प्राणी वो या जो खतरे से गुजर चुके हैं उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे है संकटग्रस्त प्रजातियाँ कौन सी हैं, साग अंगूर है, सर्पगंधा या रॉवाल्फिया सर्पेंटेना, चंदन है, सेंटिलम एल्बम है, घटपर्णी पारम नेफेंटिस खासियाना। संकटग्रस्त जंतु कौन से हैं, ये प्लांट्स थे, ये एनिमल्स हैं। तो बब्बर, शेर, पेंथरलियो, भारतीय हाथी और भारतीय गैंडा, एशियाई जंगली गधा। तो ये सारे गायब होने की कगार पे हैं।